अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नावल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आपके लिए आज रखेल नावल का अगला हिस्सा। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं रखेल नावल का अगला हिस्सा। यार क्या मुसीबत है, अभी सोने के लिए लेटा था। नुशाद अफरीदी की चिल्लाती हुई आवाज़ ने इखलाक हुसैन के लबों पर मुस्कुराहट बखेर दी थी। वो इसकी झल्लाहट को खातिर में ना लाते हुए बोला, बस मैं बस तुम्हारी कोठी पर पहुंचने ही वाला हूँ। ऐसी भी क्या मुसीबत आन पड़ी है? ये बातें काल पर बताने वाली नहीं है हजरत, वरना मैं घर बैठे तुम्हें कॉल कर सकता था। अच्छा, मैं मुंतज़िर हूँ। नुशाद अफरीदी रब्ता मुनक़ता करके पहलू में लेटी नगमा बेगम की तरफ मुतवज्जा हुआ। माजरत जाने मन, शाहजी की ज़रूरत काम के सिलसिले में मिलना आ रहा है, इसलिए तुम सो जाओ। स्लीपिंग गाउन पहनकर वो ड्राइंग रूम में निकल आया। इसके मुलाजिम इखलाक हुसैन से अच्छी तरह वाकिफ़ थे, इसलिए इसने गेट पर इतला देने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। थोड़ी देर बाद इखलाक हुसैन इसके सामने मौजूद था। रस्मी कलमात की अदायगी के बाद इसके साथ भी बैठ गया था। नींद भगाने के लिए वो पहले से मुलाजिम काफ़ी पहनाने का कह चुका था। बातचीत शुरू होने से पहले ही मुलाजिम ने उन्हें काफ़ी पेश कर दी थी। फरमाएं शाह साहब, कौन सी बात तुम्हें आराम नहीं दे रही? यार नुशाद, इतनी मोटी शिश्त ना रखो, तुम्हें बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं कि हालात कौन सा रुख इख्तियार करते जा रहे हैं। अच्छा, हुआ क्या है? इखलाक हुसैन ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, खोते का सर हुआ है। क्या फसीहुद्दीन कत्ल तुम्हारे नज़दीक कोई बात नहीं है? और इस कत्ल के बाद कभी दादा के लिए जो गड़ा खोदा जा चुका है, इसे तुम लाइल्म हो? ये ऐसी अनोखी इतला तो नहीं जो मुझे बिस्तर से उठाकर बताई जाए। बाकी खुशकिस्मती से हम साजिश में हम बराबर के शरीक थे। सारा मंसूबा किसका था? निशाद ने कहा, एसपी का। इखलाक मानी खैज लहजे में बोला, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ये एसपी कभी दादा के बाद अपनी साजिशें रुकने वाला है? मैं समझा नहीं। निशाद के लहजे में हैरानी थी। इखलाक ने लहजे में तन समाया, खान अगर गैंगस्टर भी हो तो पठाने वाले जरासीम इसमें मौजूद ही रहते हैं। गोया तुम एसपी से खतरा महसूस कर रहे हो। निशाद ने 2 जमन 2 4 किया। क्या तुम्हें नहीं हो रहा? भूल गए एसपी के अल्फाज कि हमारी निगरानी भी कराता है। इससे मालूम है कि हम दोनों ही कभी दादा की रखेल पर बुरी तरह फ़िरफ़्ता हैं। इसके अलावा भी जाने हमारे बारे में कौन कौन सी मालूमात इसने इकट्ठी कर रखी होंगी। ये भी मुमकिन है कि फसीहुद्दीन के बाद हम दोनों में से किसी एक की बारी हो। बल्कि कभी दादा के साथ तुम्हारी दुश्मनी का चर्चा है। मैं तो सुलह कर चुका हूँ। इसके बाद इसे अपने घर तकरीब में बुलाकर भी आला ज़र्फ़ी का सबूत दे चुका हूँ। निशाद उलझे लहजे में बोला, एसपी हमारा दोस्त है यार, वो सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर रहा है। हम कबीर दादा के खिलाफ हैं और इसे कबीर दादा से सबसे ज़्यादा खतरा है। बस वो हमारे करीब हो गया। और याद रखना, इसके फसीहुद्दीन से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। फिर क्या इसके किया इसके साथ? निशाद शिकस्त तस्लीम करते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तो मुझे डराने में कामयाब हो गए, अब ये बताओ करना क्या है? जिन 2 आदमियों ने कबीर दादा की रखेल को अगवा किया था, मैं उन्हें जानता हूँ। इखलाक हुसैन ने गोया इंकशाफ किया। तो निशाद अफरीदी ने सवालिया नज़रें उठाईं। तो ये खान साहब के इन दोनों के बारे में अगर पाशा को मालूम हो जाए तो इस साजिश के बारे में भी मालूम हो जाएगा, और ये भी कि साजिश किसकी है। निशाद ने नफ़ी में सर हिलाया। इससे कभी दादा को अपने खिलाफ बेगुनाही का सबूत ही मिलेगा और कुछ नहीं होगा। इखलाक हुसैन हंसा, कभी दादा बचेगा तो अपने खिलाफ बेगुनाही हासिल करेगा ना? यार मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। निशाद उलझ गया था। अच्छा, अब बात समझने की कोशिश करना। हमने मिलकर शमशेर दादा को कराची बुलाना है, और यहाँ आकर अगर वो कभी दादा से देरीना ताल्लुकात की बिना पर इसे कत्ल नहीं भी करता, तब भी वो इसकी रखेल को माफ़ नहीं करेगा। खासकर इसे देखने के बाद तो ये मुमकिन ही नहीं शमशेर दादा जैसे औरतों की शिकारी से ये छोकरी बच जाए। अब यहाँ 2 बातें मुतवक्का हैं। पहली ये कि कबीर दादा अपनी रखेल को बचाने के लिए शमशेर दादा के कदमों में गिर जाएगा, मगर मैं जानता हूँ इस तरह भी इसने एक बार इन तन्हाई में इसके साथ वक्त ज़रूर गुजारना है। अगर तो कबीर दादा जान बचाने की ख्वाहिश में ये बेगैरती बर्दाश्त कर लेता है तो इसकी जान बच जाएगी, और जो ही शमशेर दादा वापस आ जाता है, अगर कबीर दादा इस एसपी की साजिश की सारी बात पहुंचाई जाए तो सोचो वो एसपी के साथ क्या करेगा। दूसरा, अगर वो गैरत का मुजाहरा करता है और अपनी चमक छल्लों के लिए शमशेर दादा से टकरा जाता है, तब इसकी मौत यकीनी है। और शमशेर दादा के जाने के बाद हम पाशा तक इस साजिश की कहानी पहुंचाएंगे। वो कबीर दादा का बदला लेगा। दोनों सूरतों में एसपी तो गया काम से, तो इस बारे कल भी बात हो सकती थी। इतना वक्त नहीं है जिगर, एसपी नहायत काया शख्स है। इससे पहले कि वो इन दोनों को ख़त्म करा दे, तुम्हें इन दोनों का मंजर से हटाना होगा। चंद दिन इन्हें अपने पास कैद रख लो। निशाद ने कहा, हो सकता है एसपी ने अब तक उन्हें ख़त्म करा दिया हो। इखलाक ने नफ़ी में सर हिलाया, नहीं, फ़िलहाल जिंदा है, अलबत्ता कल का मालूम नहीं है। इनके बारे तुम्हें कैसे मालूम हुआ? निशाद ने हैरानी जाहिर की। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं एसपी के सामने भोला बना बैठा रहा तो मुझे कुछ मालूम नहीं है? खान साहब, मैं गैंग का सरबराह होने के साथ एमएनए भी हूँ, और तुम्हें शायद मालूम ना हो कि एसपी ने फसीहुद्दीन को सिर्फ कबीर दादा को फंसाने के लिए नहीं मरवाया। इसके पसे पर्दा तैमूर अली को फांसी गैंग का बड़ा बनाने की ख्वाहिश भी शामिल है। तैमूर अली इस सारी कार्रवाई में इसके साथ शामिल रहा है। बोले बादशाह, इसने एक तीर से कई शिकार किए हैं। क्या? निशाद का मुंह हैरानी से खुला रह गया। मगर वो तो हमें कह रहा था कि तैमूर अली को संभाले और झगड़ा वगैरह ना होने दे। इस तरह तो हमें इस पर यकीन आना था कि तैमूर अली इस काम में मुलविस नहीं है, मगर तैमूर अली की बाबत हमें लाइलम रखने में क्या हिकमत है? इखलाक ने तफसील बताते हुए कहा, तैमूर अली को जेरबार करके इसने फांसी ग्रुप पर भी कब्जा जमा लिया है।
बज़ाहिर तैमूर अली सरबराह होगा, मगर असल में अब्बासी ग्रुप भी एसपी के कब्जे में है। असल में एसपी खुद ही बड़ा बनने के चक्करों में है। कबीर दादा चूंकि इसकी राह का सबसे बड़ा कांड है, तभी वो कबीर दादा पर इल्ज़ाम लगाकर इसे रास्ते से हटाने का ख्वाहा है, और बाकियों के दिमाग में भी वो यही घसेटता रहता है कि कबीर दादा का ऐसा चाहता है। कबीर दादा का कांटा निकाल कर वो बाकियों की जाने मुतवज्जा होगा। जब तुम्हें ये सब कुछ मालूम है तो बाकियों के सामने ये बात क्यों नहीं रखते? नौशाद पूछे बिना नहीं रह पाया था। हुमानी खेज मुस्कुराहट से बोला, क्योंकि फ़िलहाल मैं भी कबीर दादा के इस खात्मे के चक्करों में हूँ। कबीर दादा की मौत के बाद एसपी को बताऊंगा कि शादी क्या चीज़ है। अगर कबीर दादा बच गया, फिर इसे मोहब्बत का रोग लग चुका है, वो जान दे देगा, अपनी चमक छलों से अलहदा नहीं होगा। वो लड़की बुरी तरह इसके असाब पर सवार है। अच्छा, मेरे लिए क्या हुक्म है? नौशाद ने गोया बात खत्म होने का ऐलान किया। तुम्हें कौन हुक्म दे सकता है खान साहब? एक तुम ही तो काबिल एतबार दोस्त हो। जानता हूँ शाहजी। नौशाद ने इस बात में सर हिलाया। एक का नाम नईम और दूसरे का शाकिर है। असल पुर्जा नईम है, और ये नईम तैमूर अली का खास आदमी है। दूसरा बस एक सड़क छाप है, जिससे नईम कभी कभार काम लेता रहता है। कहाँ मिलेंगे? नौशाद ने अगला सवाल पूछा। इन दोनों के पते नौशाद को बताकर इखलाक हुसैन खड़ा हो गया। इन दोनों का भी बंदोबस्त करो, और किसी ऐसी जगह पर उन्हें कैद करना जहाँ एसपी को शक ना गुजरे। बाकी एसपी से बना कर रखनी है। इसे अपना लीडर और बड़ा वगैरह कहकर खुश करते रहो, क्योंकि इससे ज़रा भी शक हो गया कि हम इसके खिलाफ कोई मंसूबा बना रहे हैं तो चौकन्ना हो जाएगा। और अभी की मुलाकात की खबर भी कल गपशप के दौरान इसके सामने रख देना। मौक़िफ़ ये इख्तियार करना कि मैं तुम्हें रात को जगाकर इस बात पर जोर दे रहा था कि जल्द अज जल्द शमशेर दादा से बात करो, और तुमने रात की शमशेर दादा को बेराम न करने का मशवरा देकर इस काम को सुबह तक और एसपी से मशवरे तक मौखर कर दिया। ठीक है। नौशाद ने इस बात में सर हिलाया। और हाँ, अलविदाई मुसाफिर करते हुए इखलाक हुसैन को ख्याल आया, जहाँ इन दोनों को कैद रखते हो वहाँ का रुख ना करना, क्योंकि एसपी बाकायदगी से हमारी निगरानी करवाता है। इस बात का एतराफ़ इसने जानबूझकर या भोलेपन से हमारे सामने कर दिया था। अब इतना बच्चा भी नहीं हूँ। नौशाद ने मुंह बनाया और इखलाक हुसैन हंसता हुआ रुखसत हो गया। उठे ना। कबीर दादा को अपने गालों पर तनाविश के ठंडे हाथों का लम्स महसूस हुआ। वो नमाज पढ़कर बिस्तर पर लौटी थी। थोड़ी देर तो सोने दो ना। वो आंखें बंद किए हुए नींद से बोझल आवाज़ में बोला। तनाविश इत्मीनान भरे लहजे में बोली, सुबह 2 घंटे की गपशप करने के वादे की तकमील का वक्त आन पहुंचा है सरताज। गुड़िया 8 बजे कर 10 बजे तक बातें कर लेंगे ना। कबीर दादा उठने के मूड में नहीं था। तनाविश की मुलायम उंगलियां इसके बालों में घुसे। इसके साथ ही वो गनगनाई, अच्छा ठीक है, मैं आपको 8 बजे जगाऊंगी। तुम्हें नींद नहीं आ रही? कबीर दादा ने आंखें खोलते हुए इसके रोशन चेहरे पर निगाह दौड़ाई। सो गई तो शायद देर से आंख खोले, फिर आपको जाने की जल्दी होगी और आप इत्मीनान से गम पे नहीं हाँक सकेंगे, क्योंकि अब आपने सारे काम दिन ही दिन में निपटाने का वादा किया हुआ है। तुम इतना गहराई में सोचती रहती हो। सोने का इरादा तर्क करते हुए कबीर दादा ने इसे करीब खींचा। वो खोए खोए लहजे में बोली, खुद ब खुद ही ऐसी सोचें आती हैं, ना जाने कैसे उल्टे सीधे ख्याल दिमाग में पलते रहते हैं। अपनी बेइज्जती और कमतरी का एहसास किसी पल चैन नहीं लेने देता। आपसे बिछड़ने, दूर होने और दुत्कारे जाने का खौफ हर वक्त दिल धड़काता रहता है। पागल हो तुम। कबीर दादा ने इसके सर पर लेटा हुआ दुपट्टा उतारते हुए इसके रेशमी बालों को बखेरा। तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। वो शायर कहता है ना, तेरे ख्याल से दामन बचा के देखा है, दिलो नज़र को बहुत आजमा के देखा है, निशाते जहाँ की कसम तो नहीं, तू कुछ भी नहीं, बहुत दिनों तुझे हमने भुला के देखा है। हकीकत यही है कि तुम इस वक्त मेरे दिल पर काबिज हो गई थी जब पहली बार तुम पर नज़र पड़ी, और इसके बाद दिलो दिमाग का झगड़ा शुरू हो, यहाँ तक कि हस्ब रवायत दिल जीत गया, और दिमाग को मानते ही बनी कि मेरी ज़िंदगी के लिए मेरी गुड़िया, मेरी चंदा, मेरी तनावुश इतनी ही ज़रूरी है जितना कि सांस लेना। और नाज से मुस्कुराई। शायरी और झूठ बोलना एक साथ शुरू कर दिया है क्या? मेरी मोहब्बत झूठ है? कबीर दादा ने इसकी झील ऐसी आंखों में गोता लगाया। जानते हैं, आपकी आमद से पहले मैं इस जस्टिस से मदद मांगने जा रही थी, और फिर वहाँ आप आए। मेरी दुनिया ही बदल गई। ज़िंदगी में इतना अच्छा कभी कोई नहीं लगा जितने आप लग रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कोई कौन सी ऐसी कशिश थी जिसने मुझे लपेट में ले लिया था। फिर आप चले गए। मैं भी चांद को छूने की हसरत दिल में लिए आगे बढ़ गई, लेकिन अल्लाह पाक ने मेरे दिल में उठने वाली ख्वाहिश को दुआ समझते हुए कबूल फरमा लिया था। एकदम आपकी कार मेरी नज़रों के सामने से गुजर कर कोठी में दाखिल हुई, और मैं भी हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए चौकीदार के पास पहुंच गई। ये कहते हुए तनाविश की आंखों में अजीम को थप्पड़ लगने का मंजर उभरा और वो हंसती चली गई। याद है अजीम को मेरी वजह से कैसे थप्पड़ पड़ा था? बेचारा आखिर वक्त तक मुझे पर शक करता रहा, और जब मैं ये कहकर चल पड़ी कि ठीक है आप जाने और आपका दादा, तब इसने झिझकते हुए दरवाजे पर दस्तक दी थी, और इसकी दस्तक से मेरी किस्मत का दरवाज़ा तो खुल गया, लेकिन इस बेचारे को मार पड़ गई। वो फिर हंसने लगी। कबीर दादा महवियत से इसे देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? ये कबीर दादा की आंखों से फूटी चाहत ही थी जिसने तनावुश को शर्माने पर मजबूर कर दिया था। सच कहो, तुम इतनी प्यारी हो या मुझे लग रही हो? वो वारफदगी से बोली। बस आपको लगती रहूं, इतना मेरे लिए काफ़ी है। आज शॉपिंग के लिए चलोगी? इसके चेहरे पर बेपाया खुशी उभरी। ढेर सारा मेकअप का सामान लूंगी, चूड़ियाँ, कंगन और मेहंदी भी, करारा लहंगा और साड़ी भी खरीदूंगी, 2 अंगूठियाँ, एक लॉकेट जिसमें आपकी तस्वीर डालकर गले में लटकाऊंगी, एक पर्स, शोल्डर बैग, सैंडल, जूते, और और बाकी जाने से पहले लिस्ट बना लूंगी। कबीर दादा ने दिल में उठने वाली दर्द की लहर को बड़ी मुश्किल से सहा था। इसकी मासूम ख्वाहिशात सुनकर वो खुद को इसका मुजरिम समझने लगा था। ये जानते हुए भी कि वो कितने गरीब घराने की है, कबीर दादा ने कभी इसकी ख्वाहिशात को जानने की कोशिश नहीं की थी।
इसी दौरान तकरीब इखलाक हुसैन की बेटी फरहाना और शहाब कसूर की बेटी रुखसाना की बातें याद आ गई। इसके सामने उन्होंने तनाविश के लिबास और मोबाइल फ़ोन वगैरह का मजाक उड़ाया था, मगर इस वक्त कबीर दादा के सर पर अपने मुकाम और हैसियत का भूत सवार था। आप खामोश क्यों हो गए? मुझे ये सब लिख देंगे ना? जाने वो कबीर दादा की खामोशी को क्या समझ रही थी। अगर इतनी थोड़ी सी चीज़ें लेना है तब तो मैं साथ नहीं जाऊँगा, कुछ और चीज़ें भी इस लिस्ट में डालो ना। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इसने मुंह मसूरा। बिल्कुल भी नहीं। इसने तनाविश की नाक की फ्रंक को पकड़ कर होले से मरोड़ा। कितनी दफ़ा खाए मेरी नाक से पकड़ कर ना मरोड़ा करें। रूहांसी होकर वह इसकी छाती पर मुक्का मारने लगी। वो मसनूई संजीदगी से बोला, ठीक है, नाक नहीं मरोड़ते देनी थी तो शॉपिंग पर नहीं जाना जाता, चली जाना अजीम को साथ लेकर। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता मरोड़ लो। इसके गले में भाई डालते हुए वो फौरन राजी हो गया था। कबीर दादा ने जोरदार कहकर बुलंद किया और वो झीम कर नीचे देखने लगी। इसी गपशप के दौरान कबीर दादा की निगाह घड़ी घड़ी पर पड़ी, जिसकी सुइयां 10 बजे से आगे बढ़ गई थी। तनावे के साथ वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता था। अच्छा, 10 बज गए हैं, चलो नाश्ता तैयार करो। कबीर दादा ने इसे घड़ी की तरफ मुतवज्जा किया। वो सर हिलाते हुए उठ गई थी और उसका रुख ड्रेसिंग रूम की तरफ था। कबीर दादा के पहनने का लिबास हैंगर में लटकाकर वो बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। राहत खाला इसे बावर्ची खाने में मसरूफ नजर आई। इसे तनाविश की वापसी का मालूम नहीं था। तनाविश को देखते ही इसके चेहरे पर मुसरत भरी मुस्कुराहट उभरी और इसने भागकर इस पर शफकत आगोश में समेट लिया। मेरी बेटी किस वक्त आई है? खाला जान, मैं रात को लौटी हूँ। मेरा ख्याल है पाशा साहब की पिटाई करने के बाद साहब जी आपको लेने चले गए थे। क्या? इसने हैरानी से पूछा। उन्होंने भैया की पिटाई की है, मार मार कर बेहोश कर दिया है। ये तो मैं वहाँ मौजूद थी। साहब के कदमों से लिपट गई तब वो पीछे हटे। इतना गुस्सा करते हैं? तनाविश दुखी हो गई थी। राहत खाला ने इसकी मालूमात में इजाफा किया। साहब जी आपकी वजह से गुस्सा थे। जानती हूँ खाला जान। तनाविश के होंठों पर खफीफ तबस्सुम उभरा। जब आप यहाँ से चली गई थी साहब जी तो बिल्कुल बिस्तर ही के होके देते, ना खाना ना नाश्ता और ना कहीं जाना। मैं कहती थी ना मेरी बेशहजादी बेटी साहब को अपना बना लेगी। खाला जान आप भी अम्मी जान की तरह बातें करने लगी हैं। तनाविश शर्मा कर नाश्ता बनाने लगी, जबकि राहत खाला हंसते हुए इसे कबीर दादा की हालत के बारे में बताने लगी। तनाविश सरशारी की कैफियत में राहत खाला की बातें सुनने लगी। दिल ही दिल में वो कह रही थी, खाला जान अगर मुझे पता होता मेरे कबीर पर क्या गुजरे तो उड़कर यहाँ ना पहुंच जाती। नाश्ता तैयार करके इसने ट्रे में डाला और ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गई। कबीर दादा भी तैयार हो चुका था। नाश्ता करके वो कहने लगा, मैं दोपहर को लौटूंगा, तैयार है ना? फिर शॉपिंग पर चलेंगे। ठीक है। वो सर हिलाते हुए इसकी टाई बांधने लगी। टाई बांधकर इसने दुआ पढ़कर फूंकी और कहने लगी, जल्दी आना। कबीर दादा सर हिलाता हुआ चल पड़ा। वैसे एक कदम पीछे ही थी। ख्वाबगाह से निकलते ही कबीर दादा की नज़र सोफे पर बैठे पाशा पर पड़ी। इसके सर पर सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी। तुम्हें कहा था ना अपनी मनहूस शक्ल दोबारा ना दिखाना। वो गुस्से से बढ़ता हुआ इसकी तरफ बढ़ा। पाशा ने उठने की कोशिश नहीं की थी। तनाविश ने भी पाशा को देख लिया था। इससे पहले कबीर दादा इसके करीब पहुंचता वो भागकर पाशा और इसके दरमियान में आ गई। क्या कर रहे हैं आप? इसने दोनों हाथ कबीर दादा की छाती पर रखकर इसे रोका। तुम हटो दरमियान से, ये हमारा जाती मामला है। कबीर दादा ने इसे डांट कर हटाना चाहा। आप मेरे भाई को हाथ भी नहीं लगा सकते। वो भी डट गई थी। तनाविश मुझसे थप्पड़ खाओगी। मारो, रोका किसने है? वो डरने पर तैयार नहीं थी। कबीर दादा गुस्से में चिल्लाया, तुम्हें कहा ना मेरे मामलात में दखल ना दिया करो। यह आपका नहीं मेरा भी मामला है। ये शख्स यहाँ नहीं रह सकता। ठीक है, मेरा भाई नहीं रह सकता तो मुझे भी यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तनाविश जिद पर अड़ गई थी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कबीर दादा ने इसे बाजू से पकड़कर सोफे पर धकेला और लंबे टक भरता हुआ बाहर निकल गया। वो भागकर दरवाजे तक पहुंची और इसे घर से निकलता हुआ देखने लगी। कबीर दादा ने गेट के करीब जाकर एक दफा मुड़कर देखा और इस पर नजर पड़ते ही जल्दी से सामने देखने लगा। इसके चेहरे पर छाई नाराजी तनाविश की नजरों से ओझल नहीं थी। कबीर दादा के गायब होते ही वो पीछे मुड़ी। पाशा इसकी तरफ मुतवज्जा हुए बगैर खामोश बैठा था। वो धीमे कदम रखते हुए इसके करीब पहुंची और नदामत भरे लहजे में बोली, भैया माजरत ख्वाह हूँ, मेरी वजह से उन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई। अगर कल मैं याद यहाँ होती तो उन्हें कभी भी ऐसे ना करने देती। पाशा ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। वो दोबारा बोली, भैया कसम ले लो मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। असल में कल मुझे 2 आदमी पकड़ कर ले गए थे। मुझे होश आया तो एक कमरे में थी और मुझे एक मर्द मुझसे बेहुदा अंदाज में पेश आ रहा था। फिर न जाने कैसे वो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने इस आदमी को कत्ल कर दिया और मुझे घर ले आए। वहाँ अम्मी जान ने कुछ गिले शिकवे किए। तब उन्होंने कहा कि मैंने इनकी तिजोरी से पैसे निकाले हैं। मैंने इनकार कर दिया और कहा कि वो बेशक आपसे पूछ लें कि मैंने पैसे नहीं निकाले। वो कोई जवाब दिए बगैर चले गए और घंटे डेढ़ बाद आकर मुझे वापस ले आए। पाशा के होंठ पर नदामत भरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। तुम सचमुच इतनी भोली हो? मैं समझी नहीं भैया। पागल, वो पैसे मैंने निकाले थे ताकि तुम्हें दादा की नज़रों से गिरा सकूं। मैंने उन्हें यह भी कहा था कि तुम तलाक लेना चाहती हो, ये भी कि तुम उनके साथ नहीं रहना चाहती। इनके मोबाइल फ़ोन से तुम्हारा नंबर भी मैंने डिलीट किया। परसों रात को वो तुम्हारी तरफ जाना चाहते थे, तब भी मैंने उन्हें वहाँ जाने से रोका। सब जानती हूँ। वह कतई कलामी करते हुए बोली, फिर भी मेरे लिए उन्हें नाराज़ कर दिया तो क्या अपने भैया की तौहीन होते देखती रहती? पाशा की आंखों में नमी उभरी। मेरी नीयत बुरी नहीं थी गुड़िया, ये भी मालूम है। तनाविश ने इसका हाथ पकड़कर होंठों से लगा लिया। मुझे माफ़ कर देना गुड़िया, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ उठाना पड़ी। और कबीर दादा ने बहुत अच्छा किया जो मेरे साथ ये सलूक किया। मुझे इतनी गफलत नहीं बरतना चाहिए थी। अगर दोबारा माफ़ी तलाफ़ी की बात की तो पक्की पक्की खफा हो जाऊंगी। बड़े भाई ऐसे कहते हैं वे अच्छे नहीं लगते और माफ़ी तो मुझे मांगना चाहिए जो बड़े भाई के खिलाफ फैसले से इनराफ करने वाली बनी।
मैं तुम्हें जादूगर नहीं समझता था, और सच कहूँ तो बिल्कुल ठीक समझता था। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझे इतनी अजीज, इतनी प्यारी और इतनी अपनी अपनी लगोगी। अब भैया मुझे मस्का लगाने लगे हैं, हाय हालू लहजे में कहते हुए राहत खाला को आवाज़ें देने लगी। खाला जान, भैया के लिए नाश्ता तो ले आए। और पाशा की इज्जत भरी नज़रों से इसे घूरता रह गया। वो दिल ही दिल में कह रहा था, भैया की जान, बिलाशुबा तुम इस काबिल हो कि तुम्हारे लिए बड़े रुतबे, आला हैसियत और ऊंचे मुकाम को ठोकर मार दी जाए। घर से निकलते हुए थोड़ी देर हुई थी कि इसे शाप कसूरी की कॉल मौसूल हुई। वह 1 बजे खुसूसी बैठक का बता रहा था। कबीर दादा ने कहा, मैं खुद यही कहने वाला था, बेहतर है तुमने खुद कॉल कर ली। मिलते हैं फिर। शाप कसूरी ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। खुफिया ठिकाने पर पहुंचते ही इसका मोबाइल एक बार फिर बजने लगा था। तनावश की कॉल आ रही थी। कॉल काट कर वह ज़रूरी खाते देखने लगा। पैगाम की घंटी बजी। कबीर सिर्फ इसका नाम लिखा हुआ था। अगला पैगाम, ये भला क्या बात हुई, कोई ऐसे खफा होकर जाता है क्या? अच्छा बात तो सुनो ना, सिर्फ एक बात सुन लो। इस पैगाम के साथ ही दोबारा कॉल आने लगी। इस मर्तबा कॉल काट कर इसने मोबाइल फ़ोन ही बंद कर दिया था। 12:30 बजे वो शाप कसूरी के ठिकाने की तरफ चल पड़ा। कार से उतरते वक्त इसकी नज़र अपनी जानिब बढ़ते हुए पाशा पर पड़ी। चेहरे पर संजीदगी तारी करते हुए इससे आराज करने लगा। पाशा इसके बिल्कुल करीब पहुंचकर आहिस्तगी से बोला, माजरत ख्वाह हूँ दादा, मगर एक छोटा सा पैगाम देना था कि वो रो रही है। ये कहते ही वो वापस मुड़ गया। खसूसी बैठक शुरू होने वाली थी, मगर तनाविश के रोने का सुनकर इसे रहा नहीं गया था। फ़ौरन मोबाइल ऑन करके वो इसे कॉल करने लगा। कॉल वसूल होते ही इसकी समातों में तनाविश की हल्की हल्की सिसकियाँ गूंजी और वो मुस्कुरा पड़ा। रोना बंद करो, मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ, फारिग होते ही कॉल करता हूँ। वो रोते हुए बोली, आपके लहजे से भी नाराज़गी झलक रही है। खफा नहीं हूँ, थोड़ा गुस्सा आया हुआ था, अब वो भी नहीं रहा। फिर प्यार से बात करें ना, यूँ संजीदा लहजे में क्यों बोल रहे हैं? गुड़िया तंग ना करो, तुम तमाम मेरे लिए बैठे हैं। अब मूड कुछ बेहतर लग रहा है। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। या अल्लाह पाक जल्दी से मेरे कबीर को फुर्सत दे दे। बेवकूफ़, इसकी दुआ सुनकर कबीर दादा से हंसी ना रोकी गई। तमाम ग्रुपों के बड़े पहुंच चुके थे। फसीउद्दीन की कुर्सी पर तैमूर अली नर्वस सा बैठा था। चौंके बैठक का मकसद ही कबीर दादा की ज़्यादती को उजागर करके इससे जवाब मांगना था, इसलिए शाप कसूरी की तमहीद से पहले ही इसने बात शुरू कर दी। फसीउद्दीन को मैंने कत्ल किया। इसकी वजह अगर आप लोगों को मालूम नहीं तो मैं बता देता हूँ। इसने मेरी बीवी को अगवा करके इसके बेइज्जत करने की कोशिश की। यकीनन इसके बाद वैसे ही मौत का हकदार था। इसके बाद अगर इसने ऐसी हरकत की तो वो सिर्फ कत्ल नहीं होगा, बल्कि मैं इस शख्स के पीछे किसी रोने वाले को भी बाकी नहीं रहने दूंगा। मेरी बात खत्म हुई। शाप कसूरी गला खंगालते हुए बोला, इस बात का क्या कोई सबूत है कि आपकी बीवी अगवा हुई थी और इसे अगवा करने वाला फसीउद्दीन ही था? कबीर दादा ने नफरत भरे लहजे में कहा, यह बात मुझे इस बेगैरत के खास आदमी शकील अहमद ने बताई थी, इससे पूछ लो। शाप कसूरी के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। वही शकील अहमद जिसे आप कत्ल करके वहीं फेंक आए। कबीर दादा चौंकते हुए बोला, सिवाय इसके किसी को भी कत्ल नहीं किया, और शकील अहमद तो वहाँ मौजूद ही नहीं था। शाप कसूरी ने सवारी नजरों से एसपी की तरफ देखकर वो खफीफ सा सर हिलाते हुए गोया हुआ, मुझे अब जब इस हादसे की इत्तला मिली, इस वक्त पुलिस वहाँ पहुंची हुई थी। मैंने फौरन जाकर केस अपने हाथ में ले लिया। मौका वारदात पर फसीउद्दीन साहब के 2 मुहाफिज और चौकीदार बेहोश पड़े मिले थे, जबकि एक मुलाजमा शकील अहमद और फसीउद्दीन साहब जिंदा नहीं थे, और मुलाजमा को शकील को गोली मारी गई थी, जबकि फसीउद्दीन का बेदर्दी से कत्ल किया था। वैसे तो आप लोगों ने भी मौका वारदात का जायज़ा ले लिया था। इसके मुहावजों और चौकीदार से मालूम हुआ कि ये सब कबीर दादा का काम है। इसके साथ ये भी मालूम हुआ कि फसीउद्दीन के साथ जो लड़की थी वो अपनी मर्जी से वहाँ पहुंची थी। अगर अगवा का मामला होता तो इसके मुहाफिज और तैमूर अली साहब इस बात से बेखबर ना होते। इसका साफ मतलब यह है कि वो लड़की खुद गलत किरदार की है। ऐसी ख्वाहिशाएं, ये अल्फाज इसके होंठों पर थे। इसकी छाती पर पाशा की ज़बरदस्त ठोकर लगी। वो कुर्सी समेत पीछे को उलट गया। पाशा उछलकर इसके पास पहुंचा और इसके गिरेबान से पकड़ते हुए चिल्लाया, घटिया इंसान, अगर दोबारा मेरी बहन के बारे में ऐसे गलीज अल्फाज मुंह से निकाले तो तेरे गंदे होंठों से निकलने वाले आखिरी अल्फाज होंगे। तमाम हक्का बक्का रह गए। काशिफ राजपूत ने फौरन उठकर पाशा को पकड़कर एसपी का गिरेबान छुड़ाया। पाशा, पागल तो नहीं हो गए? पागल मैं नहीं हूँ, ये सठा गया। ऐसी तमीज़ ही नहीं है किसी इज्जतदार खातून का जिक्र करने की। अगर इसने ऐसा कुछ कहा तो इसकी हानिया को कोठे पर बिठा दूंगा। पाशा ने इसकी बेटी का नाम लिया। बहराम पाशा, तुम हद से बढ़ रहे हो। एसपी धाड़ा, मैं या तुम? पाशा की आवाज़ इससे कम बुलंद नहीं थी। घर की इज्जत पर बात आई तो तुम्हें तकलीफ पहुंच गई, हमारी कोई इज्जत नहीं है। काशिफ, इसे बाहर ले जाओ। कबीर दादा काशिफ को मुखातिब हुआ। वो इस बात में सर हिलाता हुआ पाशा को खींचकर बाहर ले गया। शहाब साहब, आपने देख लिया, एसपी ने बैठने की कोशिश नहीं की थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा, इतने बड़े ओहदेदारों होकर आप लोग सड़क छाप गुंडों जैसी हरकतें कर रहे हो। एसपी चीखा, जिसकी गलती है वो उजागर करो। मिस्टर रोडो, शुक्र करो अभी तक जिंदा हो। तुम्हारा काम रिपोर्ट पेश करना था, ना कि मेरी बीवी की किरदारशी या इसके बारे घटिया अल्फाज बकना। जब अपनी बात तुम गलाजत अगले बगैर भी बयान कर सकते थे तो यूं वाहियात तर्ज गुफ्तगू का मतलब क्या है? मैं फ़क़्त ने हकीकत का इज़हार किया और ये बता रहा था कि लड़की का किरदार कैसा है। किसी के घर वालों के किरदार के बारे बोलने की इजाज़त तुम्हें किसने दी है? और जहाँ तक हकीकत का ताल्लुक है तो मिस हानिया ज़मीर ओडो दर्जनों बार इंस्पेक्टर सदाकत खान के साथ एक फ्लैट में कई-कई घंटे तक बंद रही हैं। इस बात से यहाँ बैठे हुए तमाम मेंबरान वाकिफ़ हैं। कभी तुम्हारे सामने ये बात छेड़ी गई?
कबीर दादा, तुम मेरी बेटी पर कीचड़ उछाल रहे हो। तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ और मैं कसम खाता हूँ तुम खुद भी इस बात से वाकिफ हो। वो शादी करना चाहते हैं मिस्टर कबीर। वाह, ये सदाकत ही है जो होने वाली बीवी के साथ अकेला नहीं होता, बल्कि अपने 2-3 दोस्त भी हमरा रखता है। कबीर दादा प्लीज़। शहाब कसूरी मुल्तजी हुआ। शहाब साहब, मुझे कबीर दादा और बहराम पाशा के फ़िल का जवाब चाहिए। फसीउद्दीन का कत्ल एक सोची समझी साजिश है। वो लड़की वहाँ मर्जी से आई थी। अगर कबीर दादा के पास अगवा का कोई सबूत है तो पेश करे। बाकी मेरी बेटी पर इसने जो कीचड़ उछाला है इसका जवाब इसे जल्द ही मिल जाएगा। मुझे इजाज़त। ये कहते ही एसपी वहां से बाहर निकल गया। नौशाद बोला, कबीर दादा और पाशा ने ज्यादती की है। बिल्कुल। नकीबुल्ला और असद ने इसकी ताहीद में सर हिला दिया। इखलाक हुसैन ने कहा, पाशा ने गलती की है, मगर एसपी का तर्ज गुफ्तगू भी ठीक नहीं था। कम अज़ कम इसे इतना सोचना चाहिए था कि इस लड़की का शोर यहाँ बैठा है। तैमूर अली, बाबर हयात और शेर खान खामोश बैठे रहे थे। तो 3 मिनट बाद खामोशी छाई रही, जिसे शाह कसूरी की आवाज़ ने तोड़ा। बाबर हयात साहब और शेर खान साहब इस केस की तहकीक करेंगे। 2 दिन बाद दोबारा तमाम को बुलाकर आपकी रिपोर्ट को मद्देनजर रखकर इस मसले का कोई हल निकाला जाएगा। तमाम सर हिलाते हुए उठकर एक एक करके वहां से निकलने लगे। सबसे आखिर में नौशाद अफरीदी और इखलाक हुसैन रह गए थे। दोनों पहलू व पहलू बैठे थे। तो क्या ख्याल है? इखलाक हुसैन नौशाद की तरफ मुतवज्जा हुआ। नौशाद ने पूछा, किस बारे? मेरा ख्याल है इससे मुनासिब वक्त नहीं मिलेगा। नौशाद अफरीदी चिढ़कर बोला, वजाहत तो करो यार। मेरा मतलब है कबीर दादा को इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहिए था। अब ये क्या कि इतनी सी बात पर एसपी को कत्ल कर दिया। क्या? नौशाद अफरीदी हैरानी से चीखा। इखलाक हुसैन हंसा। मेरा काम होता है सोचना और इस अंजाम तक पहुंचाना खान साहब का। मगर नौशाद अफरीदी मखमसी में फंसा नजर आ रहा था। अगर मगर मैं ऐसा मौका हाथ से गंवा दो कि यकीन मानो एसपी की मौत बगैर किसी सबूत के कबीर दादा के खाते में जाएगी। इसकी मौत के साथ शमशेर दादा को कॉल करेंगे कि 1-2 दिन में कबीर दादा कांटा भी निकल जाएगा। बल्कि पाशा भी कबीर दादा को मरते नहीं देख सकेगा और शमशेर दादा से टकराकर हमारा काम मजीद आसान कर देगा। यूं भी इसने हमारी जाने मन को बहन बना लिया और महबूबा के वो भाई जो इससे मिलन की राह में रोड़े अटकाए, सच मानो तो मुझे बहुत बुरे लगते हैं। और इसके बाद दोनों भाई मिलकर तमाम को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। नौशाद अफरीदी ने तहसीन अमईस लहजे में कहा, शाह जी तुम इतनी दूर तक कैसे सोच लेते हो? ये हुक्मरानी की गुर है खान साहब। तुम एक अच्छे सुपर सलार तो बन सकते हो, हुक्मरानी के काबिल नहीं हो। और जब मेरा दिमाग और तुम्हारा जिस्म इकट्ठा हो जाएगा तो कराची पर किसका राज होगा? हमारा। पाशा के होंठों पर मानीखेज मुस्कुराहट उभरी। वैसे तुमने कबीर दादा की तरफदारी क्यों की? इखलाक हुसैन ने कहा, इस सवाल का जवाब कल दूंगा। और अब मैं पहला सवाल दोहराऊंगा तो क्या ख्याल है? और पाशा इसके सवाल का जवाब दिए बगैर मोबाइल फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करने लगा। वो कॉल इखलाक हुसैन के सवाल का अमली जवाब था। काशिफ पाशा को खींचता हुआ बाहर ले आया था। ड्राइवर को दूसरी कार में आने का कहकर वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। पाशा ने भी अपने मुहावजों के पीछे आने का इशारा कर दिया था। शाहब कसूरी के ठिकाने से निकलते ही काशिफ इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। इतना जज्बाती होने की वजह? कल तक तो वो में पराडन डाइन कमीनी और जाने क्या क्या लग रही थी। बकवास कर रहा था, सरासर गलती पर था। पाशा ने इतराफ़ हकीकत में बखल से काम नहीं लिया था। पता नहीं बकवास वो थी या अब कर रहे हो। आपका अंदाज़ा ठीक था दादा। वो नहायत शरीफ, घरेलू और मासूम लड़की है। धोखे-फ्रॉड, कमीनगी और खुदगर्जी की दुनिया से नहायत दूर। बस इसे अपने शौहर की परवाह है। तुम्हारे जैसी खपती से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इस डायन के काबू में आ जाओगे। ये फिक्रा काशिफ ने हंसते हुए कहा था। पाशा के होठों पर किसानी हंसी नमूदार हुई। आज बताओ ना ये तब्दीली आई कैसे? आपसे मुलाकात के अगले दिन मैंने कबीर दादा की खैर मौजूदी में इसे मिलने चला गया। वो इतने खुलूस मोहब्बत और तमीज़दारी से मिली कि मुझे बात करना दुश्वार हो गया। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना माफ़ी ज़मीर बयान किया और पाशा ने सारी तफसील दोहरा दी। वैसे हो सकता है एसपी ठीक कह रहा हो और तुम्हारा अंदाज़ा गलत हो। कभी कभी मासूम चेहरों के पीछे भी मकरू लोग बसते हैं। दादा प्लीज़, मैं आपसे मार नहीं खाना चाहता। पाशा के लहजे में नागवारी थी। क्या? काशिफ के लहजे में हैरानी थी। इसके लिए मुझसे झगड़ोगे? पाशा दुखी दिल से बोला, दादा वो मेरी बहन है, इसने मुझे इतना मान दिया, इसके सर पर मैंने हाथ रखा है। गुंडा ज़रूर हूँ, बेगैरत नहीं हूँ। काशिफ ने कहकर लगाया, अच्छा ठीक है यार, माजरत। कबीर दादा के सेक्रेटरी अजीम और मुहाफिज इम्तियाज़ से मेरी तफसीली बात हो चुकी है। वो इस वक्त कबीर दादा के हमरा थे। उन्होंने दरवाजे के बाहर से गुड़िया की चीखें सुनी थी। वो फांसी बगैरत को खुदा के वास्ते डाल रही थी और गुड़िया की चीखें सुनकर ही कबीर दादा ने इसकी ये हालत की है। बाकी तो ये आप जानते ही होंगे कि अगर वो अपनी माजी से वहाँ गई होती तो वापस ना आ पाती। इस मामले में कबीर दादा रायत का कायल नहीं है। काशिफ राजपूत ने अपने ठिकाने की जानब कार मोड़ते हुए पूछा, मेरे साथ रुकोगे? पाशा ने नफ़ी में सर हिलाया, नहीं मैं चलूंगा। और काशिफ ने इसे नीचे उतारने के लिए कार रोक दी। कबीर दादा आप कहाँ हैं? कबीर दादा ने शाह कसूरी की ठिकाने से निकलकर घर का रुख किया। इस वक्त वो घर के करीब पहुंचने वाला था जब इखलाक हुसैन की कॉल मौसूल हुई। इसने हैरानी से पूछा, शाह जी मैं तो घर पहुंचने वाला हूँ, खैरियत? 2-3 बातें करना थी, मेरा ख्याल है फिर कभी सही। अगर कोई ज़रूरी बात है तो घर पर आ जाओ। कोई ख़ास बात तो नहीं थी, बस आपको एहतियात की ताकीद करना चाहता था। कबीर दादा के होंठों से कहकर बरामद हुए, शाह जी क्या बातें लेके बैठ गए हैं? आपको ख्याल है कि वो टटपूंजी एसपी मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है? मेरा ये मतलब नहीं था कबीर दादा, मैं तो बस ये कह रहा था कि वो एसपी और पुलिस की नौकरी ने इसे काफ़ी इख्तियार दिया हुआ है।
इखलाक हुसैन ने कसियात जाहिर की। शाहजी, वो क्या भली सी कहावत है कि गिद्दड़ की जब मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है, और पुलिस वालों ने जब जान कुर्बान करना हो तो कभी दादा के मत्थे लग जाते हैं। अच्छा, कभी बैठकर इस मौजू पर तफसीली बात करेंगे। फिलहाल आप हमारी भाभी के पास जाने के लिए बेचैन नजर आते हैं। इखलाक हुसैन ने जल्दी से बात समेटी। यूं लग रहा था जैसे इसका मत में नजर पूरा हो गया हो। शुक्रिया शाहजी, कभी दादा ने रब्ता मुनक़ता कर दिया। गाड़ियां कोठी में दाखिल हो गई थी। इसकी प्यासी नजरों को मायूसी नहीं हुई थी। वो अंदरूनी इमारत के दाखिली दरवाजे पर मीठी मुस्कान ओंठों पर बिखेरी खड़ी थी। इसे देखकर कभी दादा इर्द गिर्द के मनाजिर से बेनियाज हो गया। अचानक इसे याद आया कि वो सुबह इससे नाराज होकर घर से निकला था। को बाद में इसने काल पर इसे राजी तो कर लिया था, मगर वो इतनी आसानी से इसकी जान बख्शी नहीं करना चाहता था। फौरन ही चेहरे पर संजीदगी तारी करते हुए इसने तनाविश से नजरें फेर ली। आप अभी तक खफा नजर आ रहे हैं। इसके करीब पहुंचते ही तनाविश ने इसका हाथ पकड़ते हुए परेशानी जाहिर की। वो जवाब दिए बगैर ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गया। बात तो सुने ना, वो इसे मोहब्बत से पुकारती अपनी जानिब मुतवज्जह करने लगी। कबीर दादा यूं ही मूड बनाए सोफे पर बैठ गया। फौरन दबेस कालीन पर बैठते हुए उसने कबीर दादा के घुटनों पर थोड़ी टेकी। मैंने रोना शुरू कर देना, इसके इस अंदाज में कहा था कि कबीर दादा हंसी ना रोक सका। वो खुश होते हुए बोली, पता भी आप हंसते हुए कितने अच्छे लगते हैं। अच्छा, जल्दी से तैयार हो जाओ, शॉपिंग के लिए चलते हैं। सच वो खुल उठी थी। मैंने लिस्ट भी बना ली है। इसने मेज पर पड़ी किताब से एक कागज निकाल कर कबीर दादा की आंखों के सामने लहराया। कागज इसके हाथ से लेकर वो मुंदरजात पर नजरें दौड़ाने लगा। छोटी छोटी ख्वाहिशात की तवील फहरिस्त ने कभी दादा को दुखी कर दिया। इसे अफसोस होने लगा कि इसने पहले ही दिन तनावी से क्यों ना पूछा। बस इतना थोड़ा सामान, इसने मुंह बनाते हुए कहा। 4-5 घंटों में बस यही चंद चीजें याद की हैं। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इसने मुंह बसूरा। वो फारूकी से बोला, अपनी गुड़िया की कसम संजीता हूँ। उस्ताद जी कहते हैं कि गैर अल्लाह की कसम नहीं खाना चाहिए। वो इसकी तस्दीक करने लगी। यार, अनपढ़ सा बंदा हूँ, अब पढ़ी लिखी बीवी मेरी तो आहिस्ता आहिस्ता समझ जाऊंगा। सच बताएं, आपकी तालीम कितनी है? क्लास में कौन सी पोजीशन लेते थे? उस्तादों की मार खाई है कि नहीं? और अम्मी जान अबू जान कैसे थे? मुझे सब बताएं ना कबीर, प्लीज। वो इत्मीनान से बोला, ठीक है, शॉपिंग पर नहीं जाते, बस बातें करते हैं। मैं 2 मिनट में तैयार होकर आई। वो फौरन खड़ी हो गई थी। इसकी तेजी अब देखते हुए कबीर दादा हंस दिया। अच्छा, वही कॉलेज वाले कपड़े पहनने हैं? इसने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन जब निकली तो काली जी के कपड़ों में थी। इसके कपड़े तब्दील करने के दौरान वो अजीम को जरूर की हदायत दे चुका था। तो जब वो तनाविश के साथ बाहर निकला तो उसकी कार तैयार खड़ी थी। अजीम को उसने बता दिया था कि वो खुद ड्राइवर करेगा, इसलिए अजीम ड्राइवर की जानिब वाला दरवाजा खोले खड़ा था। कबीर दादा ने खुद तनाविश के लिए दरवाजा खोला। इसके बैठते ही दूसरी जानिब से घूमकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इसके कहने पर अजीम ने मुहावजों की एक ही जीप तैयार की थी। कार के आगे बढ़ते ही जीप इसके पीछे चल पड़ी। इम्तियाज बख्श को मुखातिब हुआ, कहा था ना ये नमाजन कबीर दादा को कहीं का नहीं छोड़ेगी। देख लो किस तरह नाज नखरे उठा रहा है। दरवाजा सिर्फ खोला नहीं, खुद बंद भी किया है। बख्श ने कहा, ये तो बीवी का हक बनता है, इसे इज्जत दी जाए, आखिर वो भी तो कबीर दादा की खिदमत करती होगी। इम्तियाज साफ गोई से बोला, तो हमसे तो जन मुरीदी नहीं होती भाई। जब तुम खुद अपनी बीवी को इज्जत नहीं दे सकते तो किसी दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो तुम्हारी बीवी की तकरीम करेगा। इम्तियाज बिगड़ कर बोला, यार फलसफे बयान ना करो। इस छोकरी के लिए कबीर दादा यूं दरवाजे खोले, हद नहीं हो गई? बख्श फुलसफानी लहजे में बोला, वो छोकरी कबीर दादा की बीवी है, इसकी इज्जत और हुर्मत है, कोई बाजारी लड़की नहीं है। कल को इसी से कबीर दादा की नस्ल चलेगी। इसे मुलाजमा और पाँव की जूती बनाकर कर रखने से औलाद की भी नौकरी नौकर जैसी जनेगी, और शहजादी बनाकर रखेगा तो शहजादे पैदा करेगी। मैट्रिक तो कर ना सके और बातें कर रहे हो प्रोफेसरों जैसी। जिंदगी का फलसफा तालीम नहीं, तजर्बे की मरहून मेहनत होता है। इम्तियाज तनज़े लहजे में बोला, इतना तजर्बाकार होते तो 2 दफ़ा शर्त ना हारते। शर्त हारने को छोड़ो, अभी कभी दादा इसे शॉपिंग करने के लिए लेके जा रहा है। थोड़ी देर बाद तुम इसका खरीदा हुआ सामान हाथों में उठाकर फिर होगे। तब मैं पूछूंगा, एक छोकरी का सामान उठाने की क्या ज़रूरत है? यार, कोई और मौजू नहीं है तुम दोनों के पास? ड्राइवर ने उन्हें झिड़का और दोनों होंठ भेजकर चुप हो गए। तनाविश की सोच के बरक्स कभी दादा ने सबसे पहले एक ज्वेलर मार्केट में कार रोकी थी। कीमती जेवरात को देखते ही तनाविश हैरान हो गई थी। ज्वेलर कबीर दादा का जानने वाला था। बैठते ही ज्वेलर ने इनके सामने मुख्तलिफ जेवरात का ढेर लगा दिया। जुड़ाव कंगन, कीमती मोतियों का हार, बंदियां, टॉप्स, बंदे, लॉकेट, अंगूठियां, नथली, बालियां, नेकलेस, पाजेब वगैरह। कभी दादा ने तनाविश के नाक, कान, गले, हाथों, पाँव वगैरह के लिए 2-2, 3-3 जेवर खरीदे थे। तनाविश महबूब सी बैठी कभी दादा को खरीदारी करते देखती रही। बिल देखकर कभी दादा ने लाखों रुपए का चेक काट कर बेपरवाही से ज्वेलर की तरफ बढ़ा दिया। वहां से वो इसे दूसरी मार्केट में ले आए। मेकअप का सामान और फिर सैंडल वगैरह खरीदने के बाद वो कपड़ों की दुकान में पहुंचे। तनाविश शीशे के सामने खड़े टुकनों तक आती कमीज को देख रही थी और कभी दादा इसे देख रहा था। अचानक इसके कानों में एक निस्वानी आवाज पड़ी। अस्सलाम वालेकुम सर। एक नौजवान लड़की इसे मुस्कुरा कर देख रही थी। वो कबीर दादा को थोड़ी सी शनाख्त सी नजर आई, मगर इसे याद ना आया कि इसे कहाँ देखा है। जी मैं, वो ज़रा हैरान हुआ। सर, मेरा ख्याल है आप मुझे भूल गए हैं। मैंने इस दिन आपको कपड़ों के इंतखाब में मदद दी थी और आपने मुझे एक सूट तोहफे में भी दिया था। ओह सॉरी, कबीर दादा को फ़ौरन याद आ गया था। कोई बात नहीं सर। कबीर दादा की याद ना रखने पर इसे हल्की सी मायूसी हुई थी। शायद कबीर दादा की तरफ से मिलने वाले सूट को इसने किसी और नज़र से देखा था। अच्छा, वो सूट इसके लिए लिया था? कबीर दादा ने शीशे के सामने खड़ी तनाविश की तरफ इशारा किया। देख लो, जिस्मानी लिहाज
से आपकी तरह लगती है ना। वो लड़की तनावश की तरफ घूम गई। इसने भी कबीर दादा के साथ एक लड़की को खड़े देख लिया था। इस एक लहजे में से शॉपिंग वगैरह भूल गई थी। बस वो इसे जानिब घूरती रह गई। कबीर दादा को खतरा महसूस हुआ और वो इस लड़की को बोला, आए आपका तारुफ करा दूं। जी सर। तनावश को देखते ही वो लड़की मजीद बुझ गई थी। तनावश, इस लड़की ने उस दिन लिबास खरीदने में मेरी मदद की थी, मुझे तो तुम्हारा नाम ही मालूम नहीं था। गहरा सांस लेते हुए लड़की की तरफ मुतवज्जो, शुक्रिया बाजी। और इसके साथ ही इसने कबीर दादा को इतनी सख्त नज़रों से घूरा कि वो बेसाख्ता सर पर हाथ फेरने लगा था। अच्छा सर, मैं चलूंगी। तनावश को सर के इशारे से आदाब कहती हुई इसने गोया कबीर दादा से जाने की इजाज़त मांगी। शुक्रिया बहन, कबीर दादा ने फ़ौरन कहा। वो किन आंखों से तनावश को भी देख रहा था। इस लड़की के जाते ही वो बोली, बेहतर होगा यहाँ मेरे साथ खड़े होकर कपड़े पसंद करने में मेरी मदद करे। जी बेगम साहब। होंठों पर हंसी बिखेरता हुआ उसके करीब हो गया। जहर लग रही है ये हंसी। तनावश का मूड अब तक बिगड़ा हुआ था। ऐसा भी क्या कर दिया है यार, मैं कुछ भी नहीं खरीदूंगी, मैं बता रही हूँ। तनावश रोने पर तैयार हो गई थी। मैंने सबके सामने बाहों में भर लेना है। कबीर दादा ने धमकी दी, बाहों में भर लेना है। इसे चढ़ाते हुए वो दोबारा कपड़ों की तरफ मुतवज्जो हो गई। अच्छा, यहाँ से होटल पर चलेंगे, रात का खाना बाहर ही खाकर लौटेंगे। इसे खुश करने के लिए कबीर दादा ने तजवीज़ पेश की। तनावश ने नफ़ी में सर हिलाया, नहीं, रात का खाना घर में खाएंगे। आज एक मेहमान को भी बुलाया है और रात खाला को खसूसी खाना तैयार करने का बता कर आई हूँ। वाह, मेहमान भी बुलाना शुरू कर दिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मना कर देती हूँ। तुम बहाने बहाने से लड़ने की राह क्यों ढूंढ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहकर दोबारा हैंगर में लड़की मुख्तलिफ इकसाम के कपड़ों की जाने मुतवज्जो हो गई। खरीदारी करके वो बाहर निकल आए। कार के एक भी निशेष तोड़े की सामान से भर गई थी। तुम खफा खफा सी लग रही हो। इसे खामोश देखकर कबीर दादा पूछने लगा। वो मुंह बनाते हुए बोले, अगर मेरे बस में हो तो आपके चेहरे पर तेजाब फेंक दूँ। दिमाग तो ठीक है। कबीर दादा हैरान रह गया था। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता लड़के यूं आपके आगे पीछे घूमे। आपको मोहब्बत से देखने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है। वो सतोते हिसाब से मैं तुम्हारे देखने के काबिल भी नहीं रहूंगा। वो फर्दगी से बोली, मुझे आप हर शक्ल हर हालत में कबूल हैं। वैसे दूसरा दिन है, तुम्हारे तेवर कुछ बदले बदले से हैं। वो इत्मीनान से बोली, इसकी वजह भी आप हैं। लो, नया इल्ज़ाम भी आ गया। कबीर दादा अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाया। वजाहत करना पसंद करेंगे। हाँ, इसकी जानिब खिसकते हुए तनाविश ने इसके कंधे पर सर रखते हुए कहा, जब एक औरत को मालूम हो जाता है कि इसका शोहर इसे प्यार करता है, इसकी कदर करता है, इसे सर आंखों पर बिठाता है, इसके सारे लाड और नाज अखरे बर्दाश्त करता है, तब औरत शोहर के दिल में मौजूद अपनी अहमियत को मद्देनजर रखकर कभी हट धर्मी और बेजा जिद पर भी उतर आती है, क्योंकि वो जानती है कि इसकी हट धर्मी और बेजा जिद तस्लीम की जाएगी। ख्वाह गुस्सा भी दिखाती है। और इसका मतलब शोहर की जान में गुस्ताखी करना नहीं होता, बल्कि वो लाड कर रही होती है, अपने इख्तियारात की आखिरी हद जान रही होती है। एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील संभालते हुए कबीर दादा ने दूसरे हाथ से इसकी नाक की भनक को मरोड़ा। उफ, फिर वही हरकत। तनावश ने इसके हाथ पर आहिस्ता से थप्पड़ रसीद किया। जितनी बड़ी बड़ी और फलसफाना बातें कर रही हो, इतनी सियानी नजर तो नहीं आती हो। कबीर दादा ने इसे छेड़ा। वो मुस्कुराई, अगर सियानी ना होती तो कबीर को चुनती, ये भी खूब रही। कहते हुए कबीर दादा ने फूल बेचने वाले बच्चे के पास कार रोक दी। तनावश के लिए गजरे खरीद कर इसने इसकी रेशमी कलाई में पहनाए और आगे बढ़ गया। घर पहुंचते ही कबीर दादा के सोफे पर बैठ गया। तनाविश ने सबसे पहले इसके लिए चाय बनाई और फिर तमाम सामान को अलमारियों में तरतीब से रखने लगी। कबीर दादा से काम करते देखते हुए चाय की चुस्कियां लेता रहा। सामान की तरतीब से फारिग होने तक शाम की अजान हो गई थी। नमाज पढ़कर इसने शीशे की मेज़ के साथ दो तिपाइयाँ मिलाकर रखी और रात खाला के साथ मिलकर मेज़ पर खाना लगाने लगी। मेहमान को तो आने दो, कबीर दादा ने इसे टोका। मेहमान बस पहुंचने ही वाला है। वो रुके बगैर काम में लगी रही। खाना लगाकर वो बाहर निकली और चंद मिनट लगाकर जब वापस आई तो पाशा इसके हमरा था। इसे देखते ही कबीर दादा का मूड बिगड़ गया था और वह एकदम खड़ा होते हुए बोला, ठीक है, तुम लोग खाना खाओ, मुझे ज़रूरी काम है। जहाँ भी जाना है खाना खाकर चले जाना। तनाफिश ने फ़ौरन इसका हाथ पकड़ लिया था। तुम्हें कहा ना जिद नहीं करते। पाशा ने इसे डांटा। मैं जिद करूंगी और खुदा की कसम आपने खाना नहीं खाया तो ना खाना खाऊंगी और ना कभी आपका तोहफा कबूल करूंगी। तुम्हारा दिमाग ख़राब हुआ है। कबीर दादा जाने का इरादा मुखर करते हुए बैठ गया। आप खामोखा भैया से खफा हो रहे हैं। उन्होंने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया था ना। क्या उन्हें मेरी इज्जत अजीज़ नहीं थी। और फिर ये भी देखेंगे, इससे पहले भी मैं घर जाकर रहती ही हूँ। फिर कभी कभी किसी ने ऐसी हरकत नहीं की। और याद है ना, शादी के पहले दिन ही मुझे खाबर शेख के अगवा करके ले गया था। बताएं इस वक्त किसकी गलती है। कबीर दादा इसकी बात का जवाब दिए बगैर खामोश बैठा रहा। तनावश पाशा को आंख मारते हुए कहने लगी, अच्छा भैया, आप इन्हें माजरत बोले। पाशा मुंह बनाते हुए बोला, ऐसा रवैया दिखा रहा है गुड़िया, तुम बैठो खाना खाओ। अगर ये दादा है तो तुम्हारा भाई भी एक गैंग का सरबराह है और तुम्हारा भाई किसी से माफ़ी नहीं मांगा करता। तेरी तो। कबीर दादा एकदम उठकर इसकी तरफ बढ़ा। माफ़ी, माजरत, गलती होगी दादा। पाशा ने फ़ौरन कान पकड़ लिए थे। प्लीज़ अब मेरी छोटी बहन के सामने तो कुछ ना कहें। इसका अंदाज देखते हुए तनाविश खिलखिला कर हंस पड़ी थी।
बड़े ढीठ हो। कभी दादा भी होंठों पर की सयानी मुस्कुराहट लिए बैठ गया। देखा तुम्हें कहा था ना, ऊपर ऊपर से रवैया दिखा रहे हैं। पाशा तनावश की तरफ मुतवज्जा हुआ। भैया आप बैठ जाएं। तनावश कभी दादा के पहलू ही में बैठ गई थी। खाने के बाद वो सब चाय पी रहे थे जब इंटरकॉम की घंटी बजी। पास पड़े फोन का स्पीकर पाशा ने ऑन कर दिया था। अजीम बात कर रहा था। वो साहिल वाले अड्डे पर किसी मसले की बाबत बता रहा था जिसके हल के लिए कभी दादा का थोड़ी देर के लिए जाना जरूरी था। बात खत्म होते ही कभी दादा पाशा का मुखातिब हुआ। यार मेरा ख्याल है तुम जाकर देख लो। पाशा ने से पहले तनावश नफी में सर हिलाते हुए बोली। भैया नहीं, आप खुद जाएं और जल्दी लौटना। कभी दादा के चेहरे पर तो जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया था। बड़ी मुश्किल से इसने अपना गुस्सा काबू किया। पाशा को भी कभी दादा की हालत नजर आ गई थी, मगर तनाविश इसे ऐसा कहकर बर्तन समेटने लगी थी और इसलिए वो कभी दादा की कैफियत से बेखबर थी। पाशा जल्दी से बोला, ठीक है दादा मैं चला जाता हूँ। नहीं, तुम अपना आराम मत खराब करो, मैं जा रहा हूँ, अजीब से लहजे में कहते हुए कभी दादा उठकर तेजी से बाहर की तरफ बढ़ गया। तनाविश ने हैरत भरी नजरों से इसकी पुष्ट को घूरा और फिर बर्तन छोड़कर इसके पीछे भाग पड़ी। बात तो सुने, इसने आवाज देकर इसे रोकने की कोशिश की मगर वो रुके बगैर चलता गया। जल्दी लौटना आपके लिए सरप्राइज है। वो इसकी बेरुखी को नजरअंदाज किए बोलती रही। गाड़ियां लगी हुई थी, इसने बैठती ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था और फिर इसकी कार गेट से निकल गई। वो इसकी नाराजगी को सोचती रह गई। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। पाशा की आवाज ने इसे चौंका दिया था। जी भैया, कहकर वो कमरे की तरफ बढ़ गई। इस तरह नहीं कहते बेवकूफ। वो इसे वापस लौटते देखकर वो ख्वाबगह के दरवाजे पर ही रुक गया था। मम्मा मैंने क्या कहा है भैया? वो सख्त परेशान हो गई थी। कभी दादा की बेरुखी वो सह नहीं पा रही थी। ना तो इसने तनाविश का दुआ पढ़ने का मौका दिया था और ना इसकी किसी बात का जवाब दिया था। जब वो मुझे भेज रहा था तो तुम्हें अपने भैया के आराम की इतनी भी फिक्र नहीं होनी चाहिए थी पगली। अब रोने ना बैठ जाना, आ जाएगा थोड़ी देर तक। इसके सर पर हल्की सी चोट मारता हुआ वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो बुझे दिल से बर्तनों की तरफ बढ़ी। इस वक्त रात खाला भी बर्ची खाने से निकल कर इसके पास आई और बर्तन समेट में इसका हाथ बटाने लगी। बर्तन रात खाला के पास बर्ची खाने में छोड़कर वो ख्वाबगाह में लौट आई। रात खाला के साथ गपशप को भी दिल नहीं चाह रहा था। चंद लम्हे बैठकर इसे कॉल करने लगी। कॉल जाते ही सोफे पर बड़ा मोबाइल फ़ोन बजने लगा था। वो अपना मोबाइल फ़ोन छोड़ गया था। वजाहत देने का मौका तो दिया करे ना। इसकी आंखों में नमी उभरी। फिर ये किसी ख्याल के आते ही वो मुस्कुराने लगी। देख लेना, वापस आकर आपकी नाराजगी फौरन ही खत्म हो जाएगी। वो पूरा एतमाद अंदाज में ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। साहिल वाले ठिकाने तक वो गोया आग के अंगारों पर लौटता हुआ गया था। वो तो इसकी गुर्बत के बहाने तलाशा करती थी, इसके घर से ना निकलने की मुनाजात किया करती थी और अब अपने मुंह भोले भाई के आराम के लिए इसकी मोहब्बत को ठोकर लगा दी। साहिल वाले अड्डे पर छोटा सा मसला हुआ था। अड्डा इंचार्ज के साथ दो कारकुनों का झगड़ा हुआ था और इसके अहकाम को मानने पर तैयार नहीं थे। दो तीन और आदमी भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने बीच में पड़कर झगड़ा रुकवा दिया था और फौरन अजीम को इतला की थी। इस तरह के झगड़े वक्तन फवक्तन होते रहते हैं। कभी दादा ने वहाँ पहुंचते दोनों फरीकों की बात सुनी। गलती अड्डा इंचार्ज की थी। फौरन ही इसे अड्डा इंचार्ज के ओहदे से माजूल करके इसने अंदरूनी शहर एक और अड्डा पर भेज दिया और अड्डा इंचार्ज किसी दूसरे को मुकर्रर कर दिया। इसके बाद इसका काम खत्म हो गया, लेकिन वो खामोखा वहाँ पर मौजूद अपने कमरे में बैठा रहा। वहाँ से उठकर वो बारी बारी तमाम ऑटो पर चक्कर लगाने लगा। इस दौरान इसने काफ़ी काम निपटाए, मगर बेध्यानी और बेदिली से कोई भी चीज़, कोई भी काम और कोई भी जगह इसके दिल में भरे गुस्से को ठंडा नहीं कर पा रही थी। मोहब्बत एक अजीब जज्बा, एक अनोखा एहसास है। चाहने वाले की तरफ से थोड़ी सी बेतवज्जी और ज़रा सी बेनियाजी को भी इंसान को सख्त से बेचैन कर देती है। तनाविश ने इस पर किसी को भी तरजीह दी थी, चाहे किसी दूसरे से इसके रिश्ते की नौयत कुछ भी थी, लेकिन ये इसकी बर्दाश्त से बाहर था। सबसे आखिर में वो जुआ खाने में पहुंचा था। वहां से निकला तो घड़ी की सुइयां 3 खेते को छू रही थी। घर की तरफ जाते हुए इसने पुख्ता इरादे किए थे कि तनाविश को करीब नहीं आने देगा। कार के मखसूस जगह पर रुकते ही वो नीचे उतर कर अंदर की जानिब बढ़ गया। वो दरवाजे पर नहीं आई थी। अब मेरे बगैर इसे नींद भी आ जाती है। वो गुस्से में खोलता हुआ ख्वाबगाह के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खोलते हुए शाह की कैफियत में खड़ा रह गया। वो सुर गठड़ी की सूरत बेड पर रेस्ट से टेक लगाए बैठी थी। शायद इसका इंतजार करते करते इसे ऊँघ आ गई थी। एकदम इस पर हकीकत का इंकशाफ हुआ और इसका दिल निदामत से भर गया। नहीं, आप खुद जाएं और जल्दी लौटना, आपके लिए सरप्राइज है। इसके कानों में तनाविश की बेचैनी भरी आवाज़ गूंजी। यकीनन वो थोड़ी देर के लिए इसे भेजकर तैयार होना चाहती थी। यूं शोहर के सामने तैयार होने और शोहर के आते ही तैयार बैठने होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो बुलंद कदमों से बेड की तरफ बढ़ा। एक बार फिर वो ज़्यादती का इर्तिकाब कर बैठा था। एक बार फिर वो इसका दिल तोड़ बैठा था। और अब ये नामुमकिन था कि वो इससे खफा न होती। अब इसे अब बस ऊँघ ही आई हुई थी। कभी दादा के बेड पर टिकते ही वो चौंक कर सीधी हो गई। कभी दादा की समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बात करे। चंद लम्हों सोच में डूबे रहने के बाद इसका हाथ थाम कर होंठों से लगाते हुए नादामत भरे लहजे में बोला, मुझे माफ़ कर दो चंदन, नाराज़ी से भरा हुआ गया था और अब नादामत से लबरेज हूँ। तुम्हारा किसी और के लिए फ़िक्रमंद होना, चाहे वो तुम्हारा भाई क्यों ना हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और कसम से मुझे ये पता नहीं था कि तुम मुझे इतना बड़ा इनाम देने के लिए ऐसा कह रही थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुँह दिखाई से लेने से पहले ही तुम ना तुम्हें अपना चेहरा दिखा सकती हूँ, ना आपकी बात का जवाब दे सकती हूँ। तनाविश की आवाज़ में शामिल शोक ही जाहिर कर रही थी कि वो ज़रा भर भी खफा नहीं थी।
मुंह दिखाई कबीर दादा गड़बड़ा गया था। इसके तो वहमो गुमान में ये सूरत हाल नहीं थी। अचानक इसे कुछ याद और वो तिजोरी की तरफ बढ़ गया। वापसी पर इसके पास एक पुराना सा चांदी का छल्ला था। इसका दायां हाथ थाम कर अंगूठी वाली उंगली में छल्ला डालते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोला, शायद तुम्हें ये तोहफा अपने शाया निशान ना लगे, मगर ये मेरे लिए अपने पास मौजूद तमाम चीज़ों से ज़्यादा कीमती है, क्योंकि ये मेरी माँ की निशानी है। इतने ऊंचे मुकाम के काबिल तो मैं नहीं हूँ। तनाविश की जज्बात बोझल आवाज़ उभरी। भूल है तुम्हारी, कबीर कहते ही कबीर दादा ने इसका घूंघट उलट दिया। इसने बेसाख्ता निगाहें झुकाई और फिर पलकों की चिलमन होले होले लरसते हुए उठी। से आंखों में को काजल की डोरी ने दो अच्छा कर दिया था। गदरती गुलाबी होंठों को सुर्खी ने मजीद लाल करके देखने वाले को हवास खोने का बहाना दे दिया था। और फिर नाक का चमकता कोका, कानों में नगीने जोड़े टॉप्स, माथे पर सजी बंदियां, गली में झूलता सच्चे मोतियों का हार, कुलाइयों में खनखनाती कांच की चूड़ियां, वो खाली हाथ इतनी खतरनाक थी। अब तो हर किस्म के असले से लैस नजर आ रही थी। कभी दादा बस में वो होकर देखता रह गया था। आप नज़र ही ना लगा देना। काफ़ी देर तक जब तक कभी दादा के होंठों से कोई अल्फाज अदा ना हुआ तो हयाल अपने लहजे में बोल पड़ी थी। वो अजीब से लहजे में बोला, यकीनन मैं बहुत गुनहगार इंसान हूँ और मेरे पल्ले कोई नेकी भी नहीं है। फिर तुम किस हिसाब में मुझे मिली हो? मैं नहीं, आप मुझे मिले हैं जनाब, शोखी भरे लहजे में कहते हुए खिसकते हुए उसके करीब हुई और उसकी गोद में सर रखकर लेटते हुए बोली, काफ़ी देर की बैठी हूँ, सख्त थकन महसूस हो रही है, इसलिए तो मैं तो सो रही हूँ, आप बेशक बैठे रहें। ठीक है, मैं तो बकिया रात अपनी आंखें ठंडी करूंगा। वो जज्ब के आलिम कहने लगी, और हाँ, आप जो सोच रहे थे ना कि मुझे भैया या कोई और रिश्ता आपसे ज़्यादा अजीज हो सकता है, सच तो ये है कि मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा अम्मी जान प्यारी हैं, इतनी कि शायद ही किसी को अपनी माँ इतनी प्यारी हो। लेकिन मैं जब भी अपने दिल में मौजूद इनकी मोहब्बत और आपकी मोहब्बत को तोलती हूँ ना, तो हमेशा आप वाला पलड़ा झुक जाता है। मैं बस इतनी जानती हूँ कि आप मुझे प्यारे हैं क्यों, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं हमेशा अपनी तकदीर से शाकिर रही, खुद को सब्ज़ कदम और बदबख्त समझती रही, लेकिन जब से आपने मोहब्बत का एतराफ़ किया, यकीन माने, खुद से खुशकिस्मत पूरी दुनिया में कोई भी दिखाई नहीं देता, मगर मुझसे तो खुशकिस्मत तो नहीं होना। कभी दादा इसके चेहरे पर झुकता हुआ बोला, वो हरदर्मी से तकरार करने लगी। अचानक सोफे पर पड़ा इसका मोबाइल फ़ोन बजने लगा। वो इस तरफ मुतवज्जा हुआ। तनाविश बोली, पहले भी काफ़ी घंटियाँ आ चुकी हैं, मगर मैंने वसूल नहीं की। अच्छा, मैं देखता हूँ। इसके सर तकिए पर मुंतकिल करता हुआ वो मोबाइल फ़ोन की जानिब बढ़ गया। बाबर हयात की तरफ से कॉल की जा रही थी। कॉल वसूल करते ही वो बोला, खैर तो है बाबर साहब? बिल्कुल भी खैर नहीं है कबीर दादा, एसपी ज़मीर हुसैन ओडो कत्ल हो गया है। क्या? कबीर दादा हैरान रह गया। कब, कैसे और कुछ पता चला किसका काम है? 11 बजे गोली मारी गई और करने वाले का नाम कबीर दादा मालूम हुआ है। कबीर दादा ने इत्मीनान भरे लहजे में इसके सवालों की तरतीब से जवाब पेश किए। होश में होना कबीर दादा के लहजे में नागवारी थी। इसकी नागवारी को खातिर में ना लाते हुए बाबर हयात तफसील बताने लगा। इखलाक हुसैन शाह के 2 आदमी किसी काम से एसपी के खुफिया ठिकाने पर गए थे। उन्हें वहां कबीर दादा अपने आदमियों के साथ पहुंच गया। उन्होंने वहां पर मौजूद तमाम आदमियों को कत्ल कर दिया। बस इखलाक हुसैन को एक आदमी की गोली लगने के बावजूद बच गया और इसने फौरन इखलाक हुसैन को कॉल करके सारी बात बता दी। इखलाक हुसैन शाह अपने आदमियों के साथ मौका पर पहुंच गया। एसपी को मुर्दा पाकर इसने मुकामी थानेदार को बुलाकर आपके अमले को पुलिस का छापा जाहिर कर दिया। छापे की क़यादत एसपी ज़मीर हुसैन के खाते में डाली गई और जो इस कार्रवाई में शहीद हो गए। बाकी मरने वाले यूं भी सरकारी आदमी नहीं थे। एसपी से मुतल्लिक तमाम मवाद वहां से हटा दिया गया। ये काम करते ही शाहजी ने तमाम गैंग्स के बड़ों को फिलफोर शहाब साहब के ठिकाने पर बुलाया, सिवाय काशिफ राजपूत, बहराम पाशा और आपके। थोड़ी देर पहले ही वो बैठक खत्म हुई है, जिसमें मुतफ़िक़ा तौर पर इस मसले के हल के लिए शमशेर दादा को बुलाने का फैसला हुआ है। तमाम ने मिलकर शमशेर दादा को कॉल की और इनसे फिलफोर पाकिस्तान आने की दरख्वास्त की। कल शमशेर दादा पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और ये सारी तफसील बतलाने का मकसद ये है कि अपना केस अच्छे तरीके से तैयार कर लो। सारे सबूत आपके खिलाफ होने के बावजूद क्यों मुझे लग रहा है कि आपको फंसाया जा रहा है। वो ममनूनियत से बोला, शुक्रिया बाबर, मैं देख लेता हूँ। और हाँ, आपके खिलाफ बयान देने वाला जख्मी आदमी अभी तक जिंदा है और इसे इखलाक हुसैन ने किसी मखसूस मुकाम पर छिपाया हुआ है। वक्त आने पर इसे पेश कर देगा। कबीर दादा तमाम को खुसूसी हदायत की गई है कि कोई भी इस बैठक में होने वाला फैसला आप तक नहीं पहुंचाएगा, इसलिए याद रखना मेरी आज आपसे कोई बात नहीं हुई। कबीर दादा की ठीक है सुनते ही इसने खुदा हाफिज कहते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया। मोबाइल फ़ोन कान से हटाते ही वो सोच के घोड़े दौड़ाने लगा। इस सारी कार्रवाई में इसे गहरी साजिश नजर आ रही थी। इसकी सोचों के में तनाविश की आवाज़ ने खलल डाली। वो इसके करीब खड़ी पूछ रही थी, खैर तो है, परेशान नजर आ रहे हैं? तनाविश की तरफ देखते ही परेशान कुन सोचे कहीं गायब हो गई थी। सुर्ख लहंगे में वो हूरों के वजूद पर इसके ईमान को पुख्ता कर रही थी। मुनफ़ी में सर हिलाता हुआ बोला, जब तुम मेरे पास हो तो परेशानी की जुर्रत के करीब फटक सके। इसे मुस्कुराता देखकर तनाविश खिल उठी थी। कभी दादा सारे अंदेशों को दूर झटकता हुआ रब की अता की हुई नेमत की तरफ मुतवज्जा हो गया। ये था हमारा आज का नावल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। जल्दी हाजिर होंगे अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।